नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ईरान अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है और अब इस ईरान के मिसाइल पावर ने वो कर दिखाया है जिसे देखकर ट्रंप भी चकरा गए। हिंद महासागर की लहरों में इस बार सिर्फ पानी नहीं, बारूद की गंध भी है। ईरान ने डियागो गार्सिया पर मिसाइल दागकर दुनिया को यह बता दिया है कि जंग की कोई सीमा नहीं बची है। ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ यूरोप के कई देश अब ईरान की जद में हैं। और यह खबर अमेरिका और इजराइल के लिए भी ठीक नहीं है। यानी चुनौती ब्रिटेन की नाक के नीचे पहुंच चुकी है। भले ही एक मिसाइल फेल हो गई हो, दूसरी इंटरसेप्ट कर ली गई हो, लेकिन ईरान ने हिट या मिस के खेल से ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है कि अभी तो हमने 4000 किलोमीटर तक की ताकत दिखाई है। रक्षा जानकार यह भी मानते हैं कि ईरान के पास 8 से 9000 किलोमीटर तक मार करने वाली भी मिसाइल हो सकती है, लेकिन 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर ईरान ने अपनी ही 2000 किलोमीटर वाली रेंज की थ्योरी को धुआं कर दिया। और इसी को लेकर व्हाइट हाउस में इस वक्त जबरदस्त मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। खास करके अमेरिका के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बन गई। ट्रंप की सारी रणनीतियां और धमकियां ईरान की इन नई रेंज के सामने हवा हो गई है। ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि उसके तरकश में ऐसे तीर हैं जो 7 समंदर पार भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास वो मिसाइलें भी मौजूद हो सकती हैं जो ईरान की धरती से अमेरिका की धरती तक भी पहुंच सकती है। यानी ईरान ने समंदर के अंदर और जमीन के अंदर सुरंगों में वो गुल खिलाया है जो गुल अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब सवाल यह नहीं है कि मिसाइल गिरी नहीं गिरी, हमला हुआ नहीं हुआ। सवाल यह है कि क्या यूरोप और अमेरिका आज की तारीख में ईरान की मिसाइलों से सुरक्षित है? क्योंकि ईरान ने बार बार कहा है कि अमेरिका को और इजराइल को इसका जवाब देना होगा और ईरान की इन घोषणाओं ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या ईरान ने आईसीबीएम बना ली है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास मौजूद है। दुनिया के नक्शे में आज जो हुआ उसने सुपर पावर की नींद उड़ा दी है। अब तक जो जंग मिडिल ईस्ट के गलियों में लड़ी जा रही थी, इजराइल की दहलीज ईरान की दहलीज पर लड़ी जा रही थी, वो अब हिंद महासागर की लहरों को चीरती हुए उस ठिकाने पर पहुंच गई जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, जिसे डियागो गार्सिया कहते हैं। वो कहते हैं ना कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ईरान ने 2 मिसाइलें डियागो गार्सिया पर दागकर सिर्फ निशाना लगा या नहीं लगा ये नहीं देखा, उसने बस ये बता दिया कि अमेरिका के वो बेस सिर्फ जो मिडिल ईस्ट में है, सिर्फ वही टारगेट के अंदर नहीं है, उसकी जद में वही नहीं है, वो बेसेस भी है जो यूरोप में है, जो हिंद महासागर में है। यानी अमेरिका जो ये सोच रहा था मिडिल ईस्ट खाली कर देगा और मिडिल ईस्ट में सैनिक कम कर देगा तो उसे रिलीफ हो जाएगा, उस भ्रम को आज ईरान ने तोड़ दिया। ट्रंप जो कल तक हुंकार भर रहे थे, आज उनके माथे पर पसीना है। अब जरा मैप आप देख लीजिए, कहां से ईरान ने अपनी मिसाइल से हमला किया है और मिसाइल पहुंचा कहां। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे बड़ा ध्यान से देखिए। ये है हिंद महासागर में डियागो गार्सिया। इसका नाम आपने कभी कभी सुना होगा। यह है ब्रिटेन के कब्जे में, लेकिन यहां अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और इस पर ईरान ने हमला किया अपने देश से और 4000 किलोमीटर की मिसाइल सफर तय करते हुए एक मिसाइल फेल हुई और दूसरी मिसाइल को डियागो गार्सिया पर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए इंटरसेप्ट किया गया और 100 किलोमीटर पहले इसे मार गिराया गया। तो चलिए, एक तो इंटरसेप्ट कर लिया, एक फेल हो गया। अब जो बाकी मिसाइल्स आएंगे उसका क्या करेंगे? क्योंकि इतनी दूर मार करने वाली मिसाइल ईरान के पास है, ये किसी को पता ही नहीं था।
यह बात ना अमेरिका जानता था और ना ही इजराइल को पता था। तो रेंज में सिर्फ 4000 किलोमीटर आप यहां देख रहे हैं। इस 4000 किलोमीटर का अगर हम रेडियस बनाएं तो यूरोप के भी कई बेसेस अब ईरान के साथ में है। तो यह अमेरिका के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान है मुश्तबा खामनेई का कि आ जाओ अब लड़ाई लड़ लेते हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है। अब जरा इसका रेंज देखिए। मैंने एआई से एक वीडियो जनरेट करने की कोशिश की और उसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि रेंज कितना बड़ा बनता है। तो पहला वीडियो तो ये है, ये वो वीडियो है जिसमें कि ईरान से ये मिसाइल आप उड़ता हुआ देख रहे हैं इस मिसाइल को, और इसको इंटरसेप्ट किया जाता है 3900 किलोमीटर पर वॉरशिप के जरिए। 3900 पर इंटरसेप्ट हो गया। 100 किलोमीटर पहले डियागो गार्सिया से इसको मार गिराया गया। यह है वीडियो, ठीक है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि अगर इसको हम रेडियस में बनाएं तो ईरान से जो नक्शा है वो कहां तक पहुंचेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान के मैप के ऊपर, ये आप सर्कल देख लीजिए। इस सर्कल में यूरोप के कई देश आ जाते हैं, तुर्की आ जाता है, लंदन पेरिस तक का इलाका दिख रहा है इसमें। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हमने 4000 किलोमीटर का रेडियस लिया है ईरान से पूरी दुनिया की तरफ। तो ये आप देखिए कि इसका रेडियस 4000 किलोमीटर का ईरान से कितना बड़ा हो रहा है। वो भी तब जब हमें पता है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और ये बात आज ही दुनिया को पता चली। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हो सकता है इनके पास 6000 वाला मिसाइल हो, 8000 वाला हो, 10000 किलोमीटर वाला हो, तब क्या करेंगे। तो ये है खतरे की बात, और ये खतरे की बात इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी है, और अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं। अब आप समझिए कि यूरोप के देश अमेरिका के साथ क्यों नहीं आ रहे इस लड़ाई में। यूरोप के 6 देशों ने मना किया कि भाई आप लड़िए खुद, हमें नहीं आना। नेटो ने मना किया भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, आप अपनी जंग अपने हिसाब से लड़िए। तो पहला प्रूफ तो मैंने आपको ये दे दिया कि आधा यूरोप अब आज की मिसाइल के बाद जो है वो ईरान के साथ में है। अब डियागो गार्सिया को क्यों ठोका। डियागो गार्सिया अमेरिकी ताकत का, अमेरिकी रसूख का जीता जागता उदाहरण है, और अमेरिका की आंख, कान और नाक है एशिया में। यहां से अमेरिका क्या करता है, यहां से अमेरिका पूरे एशिया पर नजर रखता है। भारत, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, जितने भी देश आप गिनते चलिए। और ईरान से इसकी दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। ईरान के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 तक रेंज के इलाके में हमला कर सकती हैं। लेकिन डियागो गार्सिया पर हमले ने साबित कर दिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। यानी ईरान के पास वो मिसाइलें हैं जिसके दम पर ईरान आज अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ईरान की कौन सी मिसाइल कितनी रेंज में है, इसकी जद में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से सैन्य बेस हैं, अब जरा ये भी आप देखिए। अभी तक जो दावा सामने आया उसके हिसाब से जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फतेह मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज, मैप पे आप देख लीजिए। उसके बाद है शहाब 300 किलोमीटर रेंज। उसके बाद है फतेह 313 रेंज है 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर रेंज के हिसाब से और इजराइल के कई इलाके आ जाते हैं इसमें, और मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका वो आ जाता है। शहाब 2 भी 500 किलोमीटर, जुल्फकार जो है वो 700 किलोमीटर है। तो 700 किलोमीटर के हिसाब से यमन वगैरह सब कुछ आ गए, और बाकी के इधर का हिस्सा भी आ गया, और भारत का कुछ हिस्सा 700 किलोमीटर के रेंज में नजर आता है। पूरा पाकिस्तान है उसमें, पूरा अफगानिस्तान है। अब आप आ जाइए कियाम, जिसका रेंज है 1800 किलोमीटर, लगभग 2000। तो इसकी रेंज में भारत के कुछ हिस्से, और इधर आप मिडिल ईस्ट में आ जाएंगे, और बाकी जो इधर का हिस्सा है इसमें आप सब टारगेट में देख सकते हैं। लेकिन जो दिक्कत है खुर्रमशहर और खुर्रमशहर फोर्स है, एक 2000 है, एक 2000 किलोमीटर है, और आज जो मिसाइल दागी गई है 4000 किलोमीटर वाली, उसको लेकर अभी नाम क्लियर नहीं है। तो ये जो 4000 किलोमीटर के रेंज में है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे। भारत तो पहले ही दूसरे मिसाइल की रेंज में भी है।
चाइना भी है, रशिया भी है, डियागो गार्सिया भी है। तो भारत, चाइना, रशिया को छोड़ दीजिए, आप आ जाइए ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क और डियागो गार्सिया पर। यह है सबसे ज्यादा चिंता वाली बात अमेरिका के लिए कि अब करे तो करे क्या। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लेकर आए थे ईरान, इतना इमेंस प्रेशर बनाएंगे कि तेहरान धराशायी हो जाएगा, 2 मिनट में गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, खामनेई को मार देंगे, तेहरान रिजीम पलट देंगे, नई सरकार ला देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसको कहते हैं दिन दहाड़े सपने देखना, वो भी मुंगेरी लाल वाले। ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि ट्रंप की रणनीति कागजी शेर लगने लगी। वो बेशक नेटो को कागजी शेर कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो मिसाइल तेहरान ने मारा, 2 मिसाइलें दागी एक साथ 4000 किलोमीटर के रेंज में डियागो गार्सिया पर, एक फेल हुई और दूसरे को इंटरसेप्ट कर लिया। इसलिए ईरान का मैसेज क्लियर है कि घर में घुसकर मारना भी जानते हैं और पहुंच भी बढ़ाना जानते हैं। यह हमला हिट या मिस के लिए नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। ईरान ने बता दिया, जंग बढ़ी तो तबाही का दायरा भी बढ़ेगा और तबाही सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपको बताते हैं, अगर ईरान ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाई है तो इसका नुकसान कहां कहां हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर जिसकी बात हो रही है, डियागो गार्सिया, वो हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, जहां पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर, सबमरीन सपोर्ट, USS रहते हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है। तुर्की में है इंसिरिलिक बेस, ईरान से दूरी 1500 किलोमीटर है। इसका नेटो बेस के तौर पर उपयोग होता है और US एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स यहां तैनात रहते हैं। साइप्रस में है RAF आक्रोटिरी, जिसकी ईरान से दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, वो भी अब रेंज में है। ये यूके का बेस है और यहां US ट्रूप भी मौजूद रहते हैं। इटली में है नेवल एयर स्टेशन सिगोनेला, ईरान से दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। इसका इस्तेमाल यहां पर US का 6वां बेड़ा रुकता है और ये इटली का एयरबेस है। जर्मनी में है रामस्टीन एयरबेस, ये ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की रेंज में है। यहां US की 37वीं एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन तैनात है। तो समझिए कि ईरान कहीं से भी अमेरिका से हार मानने को तैयार नहीं है और ईरान जिस हिसाब से आक्रामक हुआ है और जो ताकत उसने दिखाई है, वो अब यूरोप तक पहुंच गई है। यानी अब अमेरिका यूरोप में भी सेफ नहीं है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यूरोप में कहां इंतजाम करेगा और कहां से अपनी दुकान समेटेगा। अमेरिका ने इतनी जगह दुकानें लगा रखी हैं। ईरान ने समझिए यहां एक तीर से 2 शिकार कर दिए। पहला तो यह कि अमेरिका को बता दिया कि हमारी जो मारक क्षमता है, हमारी जो फायरिंग पावर है, उसका दायरा बहुत बड़ा है और यह आपकी सोच से बड़ा है। और दूसरा, अरब देशों को यह संदेश दिया कि सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे बैठे रहना अब आपकी समझदारी नहीं है। ईरान के हमले के बाद यूरोप के लिए क्या खतरे के संकेत हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। आइए जल्दी से। ईरान ने जो 4K अटैक किया है, यूरोप के लिए खतरे का संकेत। संकेत 1, यूरोपीय राजधानी जो है वो अब ईरानी मिसाइलों की हिसाब में है। 4000 किलोमीटर रेंज का मतलब है पेरिस और लंदन जैसे प्रमुख यूरोपीय शहर अब ईरान के मिसाइलों की पहुंच के भीतर आ सकते हैं। दूसरा संकेत यह है कि घोषित सीमा का उल्लंघन। ईरान ने पहले अपनी मिसाइलों की रेंज को 2000 किलोमीटर तक सीमित रखने का वायदा किया था, लेकिन डियागो गार्सिया पर हमला करके यह सीमा तोड़ दी गई है और यह बता दिया गया है कि ईरान के पास काफी दूरी तक मार करने वाली ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गए। हो सकता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी ईरान के पास है। संकेत नंबर 3, नेटो देशों की सुरक्षा की चुनौती। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का एक कदम सीधे तौर पर नेटो देशों के लिए एक सैन्य संदेश है कि अगर आप जंग में अमेरिका के साथ कूदते हैं तो आप भी सेफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना अभी कि आप हमारे साथ जंग में आइए, होर्मुज को खुलवाइए। तो यहां पर यह मुश्तबा खामनेई ने मैसेज दिया है कि आप भी रेंज में हैं। यह मत समझिएगा आप हमारी रेंज से बाहर हैं, आपने 4 शिप भेज दिया और यहां पर होर्मुज स्ट्रेट में आपने धूम धड़ाम धड़ाका कर दिया और उसके बाद निकल गए आप, तो आप सेफ रहेंगे। संकेत नंबर 4, डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव। डियागो गार्सिया पर हमले के दौरान अमेरिकी इंटरसेप्टर SM-3 का उपयोग करना पड़ा। यूरोप में स्थित पैट्रियट जैसे सुरक्षा तंत्रों पर प्रेशर बढ़ गया है। संकेत नंबर 5, परमाणु हथियारों का डर। अगर 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में
परमाणु पेलोड लगा दिया गया तो यह पूरे पश्चिमी जगत के लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। संकेत नंबर 6, पैट्रियट मिसाइलों की कमी। युद्ध के कारण यूरोप में पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकना भविष्य में और मुश्किल हो जाएगा और इसी के साथ ईरान और पावरफुल हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में खुर्रम शहर 4 के हाइब्रिड वर्जन का इस्तेमाल किया है, लेकिन नाम अभी तक नहीं बताया है, जिसको ट्रैक कर पाना, नष्ट कर पाना मुश्किल है और उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की मेज पर आएंगे? क्या ईरान ने आईसीबीएम बना लिया है? और क्या ईरान का अगला टारगेट अमेरिका का कोई शहर हो सकता है? आज अगर इस चिंगारी को नहीं रोका गया तो यह चिंगारी अब मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है, यूरोप तक पहुंच चुकी है और शायद आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन चांद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से लाइव। पूर्णिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं माथुर सर से लूं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बताना चाहते हैं, बड़ी खबर आपको बताएं। लेकिन पहले अनुज माथुर सर, क्या ईरान, सीधा सवाल, क्या ईरान के पास आईसीबीएम है और डियागो गार्सिया पर हमले का मतलब क्या है? विवेक, जय हिंद। देखिए, एक बात तो मैं ये बता सकता हूं कि ये ईरान के पास आईसीबीएम या आईआरबीएम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है या नहीं है, इस पे अभी भी मेरे हिसाब से प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है ये एक इस प्रकार के मिसाइल हो जो कि चाइना से इनके पास आई हो, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये उस मिसाइल के डेवलपमेंटल स्टेज में है और उसको डेवलप करके, और शायद उन्होंने ये एक ट्रायल फायर किया है डिएगो गार्सिया की तरफ उन्होंने, तो उनमें से एक मिसाइल पहुंची है, दूसरी पहुंची भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरी तरह से परिपक्व प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी मिसाइल्स इस प्रकार से फायर की जाती हैं तो उनकी एक्यूरेसी और इस पे काफी, मुझे लगता है काफी इसमें होता है, ध्यान होता है। तो वो भी इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब जहां तक सवाल डिएगो गार्सिया पर हमला करने का है, ये क्लियर कट मैसेज है विवेक, बिल्कुल साफ मैसेज अमेरिका को कि हम आपको हर उस जगह जहां आपके अड्डे हैं वहां पर आपको खोज करके वहां पर आपको हमला करने की काबिलियत रखते हैं, या अगर नहीं है तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। मैं एक चीज आपको डिएगो गार्सिया के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। अब इसका एक और मैं मैसेजिंग आपको ये बताना चाहता हूं, ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि ईरान इस युद्ध का कैनवस बड़ा करने के लिए तैयार है। और मैं ये इसलिए और कह रहा हूं कि वो ईरान इस बात का भी शायद कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट की तरफ है कि जैसे अमेरिका के एक पनडुब्बी से भारत से एक साइज करके लौटते हुए एक ईरानियन युद्धपोत को टॉर्पेडो मार के डुबो दिया था, तो उससे ऑलरेडी जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं वहां से गल्फ से निकल करके थोड़ा सा इंडियन ओशन की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ चुका था। अब वो ईरान कहता है कि अगर आप वो चाहते हैं तो हम वो भी करने को तैयार हैं। ये फिर बात हमको वहीं लेकर के आती है कि कहीं ना कहीं ईरान की रेजिलियंस में को असेस करने में अमेरिका और इजराइल से चूक हुई है, रेजिलियंस को असेस करने में। और ये जो बार बार हमले किए जा रहे हैं वो इसी चीज को बार बार बताने के लिए कि हमारी क्षमता, आप कितना भी क्लेम करते रहे कि हमने ईरान को यहां से खत्म कर दिया, उनकी नेवी समाप्त हो गई, उनकी एयरफोर्स समाप्त हो गई, हम फिर भी रिटेलिएट करने के काबिल हैं, इसकी काबिलियत हम रखते हैं। और ये रिटेलिएशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट एक्चुअल असॉल्ट है, इट इज इनिशिएटेड बाय देम। तो ये अब जहां तक डिएगो गार्सिया का सवाल है, डिएगो गार्सिया मेरे हिसाब से अमेरिका, यूके, यूएसए का वन ऑफ द सेफेस्ट बेसिस में से एक है। सेफेस्ट इसलिए है कि किसी भी मेनलैंड से कम 1,500 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस, किसी भी मेनलैंड से 1,500 किलोमीटर ये दूर है। उसके अलावा तो इसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। और जो देवनाथ सर यहां बैठे हैं वो बताएंगे आपको, जो एयर स्ट्रिप है डिएगो गार्सिया की,
उसको अगर मैं साधारण भाषा में ये कहूं कि वो बिल्कुल ब्लैंक नेकेड एयर स्ट्रिप है। वहां कोई कोई वहां पर इनका इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई इनके पास सिक्योरिटी एलिमेंट्स इसके जो जो जहाज उनके खुले में रखे हुए हैं। और एक इस प्रकार की स्ट्राइक जो जो डिएगो गार्सिया पे हुई है, वो डिजास्ट्रस प्रूव हो सकती है इस बेस के लिए। ये बात मुझे लगता है हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जी। बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है ईरान की तरफ से, वी आर नॉट गिविंग अप। यूके देवनाथ सर, आपको क्या लगता है? अभी तक तो ईरान कह रहा था 2-2,500 रेंज वाली मिसाइल है हमारे पास, 4,000 रेंज वाली मिसाइल मार दी, आगे 8,000 10,000 रेंज वाली आईसीबीएम लेकर बैठ गए, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका, लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। हाँ विवेक, जैसे जनरल माथुर ने बताया, ये एक एक्सपेरिमेंटल मिसाइल रही होगी। देखिए, इंटेलिजेंस पहले ही से ही बोल रही थी कि खुर्रमशहर 5 अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी की रेंज 12,000 किलोमीटर होगी। तो शायद ये हाफ डेवलप्ड मिसाइल है, छोटे वॉरहेड के साथ लॉन्च किया जाता है ताकि रेंज बढ़ जाए। दूसरी चीज है कि ईरान के पास ईरान जो अपना स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहां पे वो डेवलप कर रहा था स्पेस पर्पस के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, कायम 100। तो हो सकता है कि कायम 100 जो कि स्पेस में लॉन्च करने के लिए ईरान डेवलप कर रहा था, उसमें एक वॉरहेड फिट कर दिया गया और कायम 100 लॉन्च किया टुडे। आज जिस तरह से दोनों मिसाइल लॉन्च की गई, दो चीजें बहुत क्लियर हैं कि एक तो जैसे ट्रायल लॉन्च था, तो एक तो अंतरिक्ष में ही नष्ट हो गई, और दूसरा दावा किया जा रहा है कि उसको एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने शूट डाउन कर दिया टर्मिनल फेस में। अब जो ट्रायल की मिसाइल होती हैं वो अक्सर टर्मिनल फेस में फेल हो जाती हैं, क्योंकि री एंट्री जो होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई मिसाइलें तो जब उसका नोज कोन इतना गर्म हो जाता है और उसका हीट शील्ड ठीक से डेवलप नहीं किया गया, ऐसे ही री एंट्री में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, ईरान अपनी लड़ाई को लड़ने का जज्बा दिखाना चाहता था, उसने दिखा दिया। जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ईरान के पास आईसीबीएम जैसी चीजें हो सकती है? विवेक, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एकदम अलग तरह का थोड़ा टेक्नोलॉजी होगा। क्या होता है कि मल्टीपल स्टेज पे फिर लॉन्च करना पड़ता है। ऐसा एक मिसाइल बनाना पड़ता है, वो जैसे उसमें फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा, थर्ड स्टेज होगा, और जैसे जैसे एक एक स्टेज बर्न आउट होता है उसको जेटिसन करना पड़ता है ताकि मिसाइल का वजन कम हो जाए। फ्यूल टैंक्स को जेटिसन करना पड़ता है ताकि मिसाइल का वजन कम हो जाए, तभी वो अंतरिक्ष की तरफ एक्सलरेट होगी। जो ईरान के ऊपर ईरान वॉचर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इसरो के साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि अभी तक ईरान के पास ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि वो आईसीबीएम दाग सके। देखिए, रशिया ने कुछ क्रायोजेनिक इंजन ईरान को दिए हैं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन क्रायोजेनिक इंजन की मदद से क्या ईरान, क्रायोजेनिक इंजन जो है लिक्विड फ्यूल्ड होते हैं, जबकि खुर्रमशहर जो है वो सॉलिड फ्यूल मोस्ट है। प्रोबेबली 2 स्टेज सॉलिड स्टेट हाँ। फ्यूल से चलता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करके क्या उन्होंने स्पेस में भेजने के लिए कुछ बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अभी है नहीं। जी। जी। कैप्टन श्याम, कितना बड़ा खतरा यूरोप के लिए जो डियागो गार्सिया पर अटैक हुआ है, वो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए, अमेरिकी बेसिस के लिए, इसे कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद विवेक, जय हिंद। जय हिंद चंद्र सर। वरुणा। जो गार्सिया पे अटैक हुआ है, समुद्र के बीच में है, तो समुद्र की थोड़ी बातें सुन लीजिए। देखिए, खुर्रमशहर 4 के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि इसके पास लिक्विफाइड चेंज टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने इसको डेवलप किया है। विस्कजन की बात सुने, न्यूक्लियर कंट्रोल ईरान की जो वॉच है उसमें यह था कि इनके पास ऐसे मिसाइल लिक्विफाइड इंजन के साथ बनाने की संभावना है। जो हमारे को पैनलिस्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मोड, ये सब सही माना जा सकता है, लेकिन चांसेस थे, और डियागो गार्सिया को पूरी तरह से अभेद्य करके रखा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, आइलैंड्स जब होते हैं या नेवल जब डिप्लॉयमेंट्स होती है, चाहे कैरियर हो, चाहे शिप्स हो, चाहे आइलैंड हो, जहां इतने बड़े लॉजिस्टिक्स, बॉम्बर्स,
सपोर्ट बेस रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस दियोगार्सिया में है। इस एरिया में मैं पेट्रोल कर चुका हूं। मॉरिशस के आसपास के एरिया को हम लगातार पैनी नजर से देखते हैं। इनके शिप्स 3 टायर सिस्टम में वहां हमेशा बहाल रहते हैं, और अभी तो फिलहाल पूरा का पूरा काफिला वहीं से गुजर रहा है। पैसिफिक से होता हुआ सब कुछ आ रहा है और लॉजिस्टिक बेस को पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। तो SM-3 इंटरसेप्टर जो है बेहतरीन इंटरसेप्टर है नेवी का सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसने इसको पकड़ लिया। तो मान के चलिए कि अगर ऐसी कोई अटैक होगी तो वहां पे अभेद्य किला बना के उन्होंने रखा है। हाँ, फ्रांस ब्रिटेन हद में आ रहे हैं जैसा आपने प्रश्न किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान, ये सिग्नेचर अटैक मैं मानता हूं इसको। पहले तो आपको इसको सिग्नेचर अटैक मान के चलिए। वहां के जनरल कराची ने कहा था कि हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे, रिक्रिएशनल स्पेसेस पे, कहीं भी पार्क में भी कहीं भी मारेंगे। तो ये तो नी जर्क रिएक्शन है आरजीसी का, पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान नहीं था, ये आरजीसी का बयान था। उनके जनरल ने ये कहा था, और वो इस तरह से कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था पॉलिटिको मिलिट्री फिशर है ईरान में, और इसलिए वो मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, पर इनसे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं टैक्टिकल लेवल पे। ट्रंप को पता है एंकर ऑन ग्राउंड, डी-डे आने वाला है, और उसकी तैयारी पूरी तरह से वो कर रहे हैं। तो ईरान को पता है जर्क रिएक्शंस कर रहा है वो, इसको वो काउंटर करेंगे। और यूरोपियन कंट्रीज तो बड़े सावधानी से बात कर रहे हैं। नाटो वगैरह की बात आप सुन ही रहे हो, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन की बात आप सुन रहे हो, बड़े हिसाब से वो बोल रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं। डायलॉग के साथ वो चुपचाप खड़े हैं, साइलेंटली सब तैयारी कर रहे हैं। कहां जा रही है बात आपको पता है। तो डी-डे आने वाला है और कुछ ना कुछ होगा। ये डाइवर्जनरी फ्लैंक्स है, इनको अमेरिका को संभालना पड़ेगा। जी, ये डाइवर्जनरी फ्लैंक्स है, लेकिन खतरे की जद में यूरोप भी है। तो क्या अब अमेरिका ने यूरोप को भी अपने साथ साथ खतरे की जद में मिला लिया है? पूर्णिमा जी से रिएक्शन चाहूंगा डिटेल से। नमस्ते, जय हिंद। विवेक जी, आई एम नॉट सो श्योर कि यूरोप इज गोइंग टू जंप ऑन दिस मैटर, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ। वो बयानबाजी आते रहते हैं, ट्रंप से भी आती है, इजराइल से भी आती है। आज अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जो भी है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए कि 22 दिन हो चुका है। आज ईरान के जैसा एक छोटे से कंट्री, जिनका लिटरली डिफेंस बजट नॉट इवन ए परसेंट ऑफ अमेरिकाज $1 ट्रिलियन डिफेंस बजट, वो टक्कर लगाने के मोड में है। वो मारेंगे या मरेंगे ये तय कर चुका है। तो इनके हिसाब से 22 दिन ऐसे चलना और लिटरली ट्रंप को वहां तक पहुंचा देना कि ट्रंप जाके यूरोप और नेटो को बोले कि आप आइए, हमें हेल्प करिए, उस सिचुएशन में अगर आ चुका है ट्रंप। आप ये समझिए कि ईरान अगर ना भी जीते, वो फिर भी जीत गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप रोज बोलते रहे वी हैव वन, ही ऑलरेडी लॉस्ट। क्योंकि आपने जाके एक पॉलिटिकल लीडर को हटाया नहीं, जैसे वेनेजुएला में आपने किया। लिटरली जाके एक रिलीजियस लीडर को हटाया। और जो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ईरान नी जर्क रिएक्शन दे रहा है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है? लास्ट टाइम जब जून में जब अटैक किया था, उनको 2 हफ्ता लग गया था रिस्पॉन्ड करने के लिए। इस बार दे वर रेडी लिटरली इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया है। अब जो भी कह रहे हैं नी जर्क रिएक्शन, ये कहाँ पे नी जर्क रिएक्शन है? वो तो लिटरली पहले ही कह दिया था कि यूएस बेस में टारगेट होंगे, और कर रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप लिटरली कह रहे, बार बार कह रहे कि यूनाइटेड स्टेट्स इज फोकस्ड ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो उनके बेसिस आपके इंडिया के नजदीक क्यों है? आप क्यों नहीं उसके लिए बात करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब वेनेजुएला में मादुरो को उठा के ले गए थे, आप कहाँ थे? आप तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे ना, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप क्यों चुप थे? तो मेरा जो क्वेश्चन है ना, आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड एज वेल एज डिसप्लीज्ड दैट पीएम मोदी डिडंट इवन कंडेम खमेनी किलिंग। आप खमेनी को कंडेम करें, आप उनको बोलिए कि उनका रिजीम ने जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज कर रहे हो वो कंडेम करें, इक्वली कंडेम करें जो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वेजन था। लेकिन नहीं, वो हुआ नहीं। तो आप क्या चाहते हो? आप भी क्या चाहते हो वो भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। आप अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपके पास 1.45 बिलियन पीपल है,
लिटरली यूथ पीपल पॉपुलेशन है, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, आप इसरो में काम कर रहे हो, आप आप डिफेंस में काम कर रहे हो, आप सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हो, आप सोलर एनर्जी में काम कर रहे हो। इतना अच्छा एक मौका है आपके पास, वो पीस का एजेंडा आपको सामने लेके जाना, लेकिन इसी जगह में आप इंटरनेशनल लॉ में आपने कोई बात नहीं की। ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो पूर्णिमा जी, दो बातें आपने कही जी, दो बातें आपने कही। पहली बात तो ये कि भाई ईरान जो है वो 16वें नंबर का मुल्क है ताकत के लिहाज से, और अमेरिका नंबर 1 मुल्क है, और 22 दिन से क्या उखाड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर इस इलाके में ईरान को नहीं झुका पाए। नंबर 1, चलिए मैं इस बात से सहमत हूं। दूसरी बात जो आपने भारत को लेकर कही, भारत ने खामेनेई की मौत को लेकर न सिर्फ उनके बुक्स में भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लिखे, बल्कि भारत ने ईरान को सबसे बड़ी मेडिकल सहायता भेजी। पहली खेप, अभी तक किसी ने ईरान को कोई सहायता नहीं भेजी है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात करके यह कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले हो रहे हैं, जो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है और भारत इसका समर्थन नहीं करता, भारत इसका विरोध करता है। यह बात आज की है, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आप उठाकर सोशल मीडिया एक्स पर आप चेक कर लीजिए। ये खैर ये डिबेट का पार्ट नहीं है। आपने जो बात कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि भाई 16वें नंबर की ताकत के सामने ईरान अमेरिका को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी इजराइल का साथ होने के बावजूद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मैं अनुज माथुर सर से इसी सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद कैप्टन श्याम कुमार, यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। क्या ऐसी वजह है कि अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और तरह तरह के बयान? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और हम वहां से जा रहे हैं, निकल रहे हैं हम। विवेक, मैं थोड़ा सा आपसे नॉर्मली मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत सटीक होता है, लेकिन इसमें अमेरिका ने घुटने नहीं टेके हैं, ये मेरा मानना है। जी, अमेरिका ने घुटने नहीं टेके हैं। हाँ। जो इस तरीके से आज बंदर अब्बास पे हमले हुए हैं, इस्फहान पे हमले हुए हैं, ये घुटने टेकने वाली फौज ऐसे हमले नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इंपॉर्टेंट एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए कि इकोनॉमीज डोंट फाइट वॉर्स। अर्थव्यवस्थाएं लड़ाइयां नहीं लड़ती हैं, लड़ाइयां सेनाएं लड़ती हैं। और सेनाओं में भी उनका जो साइज है उससे उतना अंतर नहीं पड़ता। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के पास 15 लाख की सेना है या 20 लाख की सेना है, वो क्या कर पा रहे हैं। वो निर्भर इस पे करता है विवेक कि उस सेना में से कितना हिस्सा वो पॉइंट ऑफ डिसीजन में ला करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 20 लाख सैनिक हैं, क्या आप 20 लाख सैनिक ला करके यहां अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो आपके अपने उसमें है? क्या आप अपना पूरा जितना भी पूरा खाली? तो ये कंपैरिजन जो है वो मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत हमको कुछ सोचने की। जो ईरान की ताकत है, चाहे वो 16वें नंबर की हो, सारी की सारी ताकत पूरी वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है जहां पर की लड़ाई हो रही है। जबकि अमेरिका के जो शक्ति उसने वहां पर लगाई है, वो शक्ति पूरी दुनिया से उठा करके वो ला रहा है, तब कहीं जाकर के वहां लगी है। कोई आईएनएस ट्रिपोली कहीं से आ रहा है, यूएसएस ट्रिपोली कहीं से आ रहा है, और यूएसएस अब्राहम लिंकन कहीं से आ रहा है, और जेराल्ड आर फोर्ड कहीं से आ रहा है। तो ये जो होता है, व्हाट यू कैन अप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन, ये मैटर करता है। तो इसका माथुर सर, आप मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं। मुझे इसमें इस बात से खुशी है कि हम आपस में थोड़ी बहुत डिबेट भी कर लेते हैं, वरना अमूमन हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखिए कि फिर इतनी बड़ी बड़ी फेंकनी नहीं चाहिए थे कि हम एक हफ्ते के अंदर खामेनेई को वहां से हटाकर रिजीम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात भी तो उतनी सच है ना, इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेंगे। इसमें जवाब देने दो, तो बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप सुबह 4 बजे क्या बोलते हैं, और सुबह 7 बजे क्या बोलते हैं, और 11 बजे क्या बोलते हैं, और 2 बजे क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो कुछ बचकाने हैं और कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के, साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिहाज से उनके स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कोई भी उद्देश्य हासिल नहीं किया, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश बताना चाहता हूं। देखिए कि उनका मेरे हिसाब से, जब उन्होंने कहा था कि हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पूरी तरह ओब्लिटरेट कर दी है जून में, तो उनका ये जो न्यूक्लियर का जो एक एक्ट था, वो मुझे लगता है एक शराड, एक स्मोक स्क्रीन था। उसके अलावा उनको खुद पता था कि इसकी जो रिजीम चेंज वो करने का संभव नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ये बात मैंने आपके चैनल पे 1000 बार कही है। तो ये बात भी तो, लेकिन उनका क्या है, उनका उद्देश्य है
कि वो जो एनर्जी का फ्लो है, टू एंड फ्रो मूवमेंट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उस पर पहली बात अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर अपना कंट्रोल नहीं भी करना चाहते हैं तो वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि ईरान का कम से कम उसके ऊपर कंट्रोल ना रहे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज असर डाल सकता है। तो उस असर को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से अमेरिका का मेन मकसद था इस लड़ाई में आने के लिए, और वो मकसद अभी तक उनके हाथ से पूरी तरह से गया नहीं है। और मैं श्याम कुमार साहब से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि आने वाला समय देखेगा कि आप कोई ना कोई एक्शन खुर्द में देखेंगे, कोई ना कोई एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुहाने पर देखेंगे, और कोई ना कोई एक्शन पूरी गल्फ में देखेंगे। ये बात मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हो या ना हो ये नहीं कह सकता, लेकिन एक मैं सर एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप से सुन रहा हूं कि हमने नेवी खत्म कर दी, हमने आर्मी खत्म कर दी, हमने एयरफोर्स खत्म कर दिया, हमने ईरान की 90% फायर पावर को खत्म कर दिया है। मैं कहता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक शिप तो निकाल के दिखा दीजिए, या फिर अपना ही जेराल्ड आर फोर्ड ही डाल दीजिए आप पर्शियन गल्फ में, ओमान की खाड़ी में। बिल्कुल वही, जब एयरफोर्स है ही नहीं, जब नेवी है ही नहीं, जब आर्मी है ही नहीं, तो पहुंचा दें, वो डाल दें, उसमें क्या दिक्कत है? अब मैं शुरुआत कर दूं, अपनी बात अब कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा अपनी बात। जी जी कैप्टन श्याम कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? एस्टर्न गलत चल रहा है, प्लीज नाम चेंज कर लिएगा पीसीआर, प्लीज इसको चेक कीजिए, नाम हटा दीजिएगा नीचे से, वो नाम स्विच हो गया है कैप्टन श्याम कुमार और यूके देवनाथ के बीच में, उसको ठीक कर दीजिएगा पीसीआर प्लीज। थैंक यू। श्याम कुमार कुछ कहना चाह रहे? जी सर। कुछ तो नहीं, बहुत सारी बातें मेरी तो, क्योंकि मैरीटाइम वारफेयर की बातें कर रहे हैं आप, तो हमें तो आने पड़ेगा। और मैरीटाइम वारफेयर एक दिन में लड़ा नहीं जाता। इंचॉन की लैंडिंग, नॉर्मंडो की लैंडिंग, फॉकलैंड वॉर सुनिए, पढ़िए, इतना जल्दी तो कुछ हो गया नहीं। पहले दिन से ट्रंप लगातार इसी के पीछे आ रहे हैं। और मैरीटाइम वारफेयर में जब एम्फीबियस ऑपरेशंस होते हैं जो नए स्टाइल के होंगे, तो उसमें बहुत पेशेंस होती है, लंबा समय लगता है, और एनिलेट करना पड़ता है सारे लोगों को अच्छी तरह से। एयर सुपरियोरिटी, नेवल सुपरियोरिटी बनानी पड़ती है, नहीं तो फिर से 9000 लोग मरेंगे जैसे इंचॉन लैंडिंग में मरे थे। तो नहीं मारना है ना, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, एंकर ऑन ग्राउंड करना है ना, नए स्टाइल से करना है। तो ये तो बात 1 तारीख से मैं कह रहा हूं, 1 मार्च से। आज तो बहुत कुछ हो गया है देखने के लिए, विजिबिलिटी, जिस दिन विजिबिलिटी नहीं थी तब से कह रहा हूं मैं, लगातार कह रहा हूं, बीबीसी को कहा मैंने, लगातार सबको कहा मैंने, यही होने वाला है। नकेल पकड़ना है उनको। मैं होम फ्रंट को छोड़ दूं, इकोलॉजी को छोड़ दूं, इकोनॉमी को छोड़ दूं, सीधा मैं वॉर फ्रंट की टैक्टिकल बातें करूं, वहां मैं कर रहा हूं। ईरान गलत है या अमेरिका गलत है ये भी छोड़ दूं, लेकिन वंस फॉर ऑल हॉर्मुज को तो पकड़ना पड़ेगा। विवेक जी एक बात सुनिए, मिडिल ईस्ट को वो गिफ्ट देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट करेंगे मिडिल ईस्ट को, इसलिए मिडिल ईस्ट चुप बैठा है। रियाद में जो आज मीटिंग हुई है, आईएमओ ने जो भी कहा है, लंदन में आईएमओ की मीटिंग, मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है एक तरीका निकालो, वो सब डिप्लोमेसी है, लेकिन होगा क्या? मिलिट्री इन्वेंशन के लिए मना किया उन्होंने, तो नाटो की कंट्री डिसेप्टिव रोल में रहेगी। यूरोपियन यूनियन डिसेप्टिव रोल में अपने शिप्स रखेगा वहां, जब जरूरत पड़ेगी तब उनका आप देखोगे। वो कह रहे हैं ना सीज फायर के बाद हम हेल्प करेंगे आपको, क्या मतलब लगता है आपको इन सब का? वो होने वाला है ना कुछ, उसके लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी है उन्होंने। तो एंकर ऑन ग्राउंड, सॉफ्टनिंग द बीच, चाहे खर्क पे हो, चाहे वो लद्दाख पे हो, कोसाम पे हो, या जो मिसाइल बैटरी 5000 पाउंडर बॉम्ब जो कल मारा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल बैटरी पर ये बंदर अब्बास के बगल में, ये सब मिसाइल्स वहां से चलते हैं जो शिप को तबाह करते हैं। शिप अंदर नहीं आ सकता जब को इनको खत्म नहीं किया जाए। जब जीरो हो जाएगा ना पावर उनका, तभी कुछ कर सकता है अमेरिका वहां, और उसके लिए दूर से पेरिफेरल मूवमेंट्स हो रही है। एक और बात, आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल्स का आइलैंड पे अटैक या शिप पे अटैक मुश्किल होता है, उसके लिए क्रूज मिसाइल चाहिए होती है, और क्रूज मिसाइल इनके पास मारने का दम नहीं है डियागो गार्सिया में, इसलिए वहां कोई खतरा कभी होगा नहीं, हमेशा हमेशा सिग्नेचरी अटैक ही होगा, इसको समझिए। और क्रूज मिसाइल चाहिए जो सी स्किमिंग मिसाइल होती है, बहुत नीचे आए, ऊपर से आने पे तो आप समुद्र में आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं और दूर में मार सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहता था। तो गिफ्ट के लिए वेट करें, मिडिल ईस्ट चुप रहे। प्रधानमंत्री ने भारत के सारी देशों को समझाया है, अटैक नहीं करिए आप, हमारी रिमिटेंस खत्म हो जाएगी, आप मिलिट्री मत लड़िए। लेकिन अमेरिका को कोई कुछ नहीं कह रहा, इजराइल को कोई कुछ नहीं कह रहा, वो अपनी एम्स के साथ चल रहा है, इसको हम समझें। जी कैप्टन साहब, आपने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एकदम से आपने मामला ही पलट दिया। आप कह रहे हैं कि हॉर्मुज गिफ्ट होने वाला है मिडिल ईस्ट को, यूके ये मैं आज से नहीं,
15 दिनों से कह रहा हूं, 20 मैं दिनों से कह रहा मैं चाहूंगा यूके देवनाथ सर और पूर्णिमा जी इस पर कमेंट करें। यूके देवनाथ सर पहले आप। विवेक, एक तो दो अच्छी चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े विशेष शब्द का इस्तेमाल किया, स्केल डाउन। शायद वो थोड़ा युद्ध को हल्का करने की सोच रहे हैं। शायद वो ईरान को भी एक समय दे रहे हैं, ब्रीदिंग स्पेस, जिसको हम डिप्लोमेटिक भाषा में बोलते हैं कि हाँ, ईरान ईरान भी के अपने तेल को लोगों को परमिट दिखा भी कर सके। दिया है सर, ये भी मेंशन कर दीजिएगा। ईरान के Exactly। ऑयल को तो परमिट ये किया है, सैंक्शंस हटाए हैं। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ईरान के तेल के ऊपर सैंक्शन 30 दिन के लिए हटा दिए हैं। सवाल उठता है कि जब बातचीत होगी, डेफिनेटली ईरान पहला दबाव तो यही डालेगा कि 30 दिन क्यों, हमेशा हमेशा के लिए ईरानियन कच्चे तेल पर सैंक्शन हटाओ। शायद जरूरत भी है, जिस तरह से दुनिया भर के ऑयल मार्केट में आग लगी हुई है। अब देखो, बात ये हो रही है कि हम सब बात कर रहे हैं इस वक्त कि ईरान के ऊपर क्या एक बीच लैंडिंग होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। देखिए, सीबोर्न असॉल्ट हो सकता है। क्या अमेरिका ने उसको खड़ग आइलैंड पर करने का मन बना लिया है? अ, अमेरिका 5,000 मरीन ला रहा है वहां पर। उनके पास लैंडिंग असॉल्ट शिप्स हैं, टैंक लैंडिंग शिप्स भी उनके पास हैं। टैंक्स जो मेरीन कोर के पास है वो भी वहां पर तत्पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन किसी भी बीच पर अगर वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, खर्ग आइलैंड जैसे, तो आईआरजीसी वहां पे डग इन है। और आईआरजीसी के करीबन 2,500 ट्रुप्स अभी वहां पर हैं। तो अगर लैंडिंग ट्रुप्स जाएंगे, कैजुअलिटी होगी। मेरा आकलन है कि 100 से लेकर 400 तक अमेरिकन मेरीन से कैजुअलिटीज हो सकती हैं। अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप का और रिपब्लिकन पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जी, जी। यानी कि चैलेंजेस भी हैं यूएस के सामने। मैं चाहूंगा पूर्णिमा जी का इस पर जल्दी से रिएक्शन। देखिए, आई डोंट एग्री दैट हॉर्मुज को गिफ्ट करेगा। अब होता कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका हॉर्मुज को गिफ्ट करने वाला? एट द एंड ऑफ द डे आपने वेनेजुएला का ऑयल चोरी किया है, अब ईरान का ऑयल चोरी करने वाले हो। सऊदी भी, जो सर बोल रहे थे कि मिडिल ईस्ट चुप है, सऊदी तो चाइना से बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ब्रिक्स का भी बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये कौन सी बात होगी कि हरमुज को गिफ्ट करेंगे? हरमुज ईरान का है, ईरान का कब्जा, उनका राइट है उसका। अगर चाइना रेयर अर्थ को इस्तेमाल कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को इस्तेमाल कर सकता है, उनके मिलिट्री पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लेवरेज कर सकती है, तो फिर ईरान क्यों नहीं कर सकता उनका स्ट्रेट ऑफ हरमुज को? तो ये एक बात होती है कि जियोपॉलिटिकली कहना है कि हाँ, अमेरिका के पास मिलिट्री माइट है और आपका जीडीपी बहुत है, तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अभी दुनिया जग रही है। मैंने मोदी जी की बात इसलिए किया था कि मोदी जी जो मार्च 1 में उनका डिक्लेयर किया था खमीनी के डेथ, लेकिन मोदी जी कुछ बात नहीं की काफी दिन के बाद। उसके बाद वो आपके कॉन्डोलेंस बुक में आपने साइन किया। दैट इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इंडियन perspective. India is that's my expectation from India as an Hindu Indian American is a peaceful country that is going to actually take the message of peace to the world. और इसका मतलब नहीं है आप लड़ाई नहीं करोगे, इसका मतलब नहीं है आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो और सही को सही नहीं कह सकते हो। तो यही जो स्टैंड है, ये बात मुझे एक्सपेक्टेशन था इंडिया से, लेकिन ये आई एम डिसअपॉइंटेड। नाउ कमिंग बैक टू ट्रम्प, अभी वो वापस आ नहीं सकता। अगर ये कह रहा है कि वो ईरान के पास एयर पावर नहीं है एक्सेट्रा, तो फिर F-35 को कैसे डाउन किया? तो ये कहने की बात होती है। अब लिटरली सामने जाके बोल रहे हैं कि नेटो कंट्री आओ, नहीं तो वो पेपर टाइगर है। भाई, कुछ दिन पहले आपने रशिया को पेपर टाइगर बोला था, कुछ दिन पहले आपने इंडिया को बोला था वो गंदे कंट्री है, आप जाके बिजनेस कर लो, कहीं पे भी बिजनेस कर लो। इतना गुस्सा है उनका, ही डजंट इवन हैव एनी कंट्रोल। व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर इज ही?
He's not a statesman either. तो unfortunately रिपब्लिकन पार्टी के लिए it has become a difficult situation. ना withdraw कर सकते हैं, ना वहाँ पे जीत सकते हैं. अभी सारे को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं. But on today's news, NATO has withdrawn their troop from Iraq. अभी मूव नहीं कर रहे ईरान में. दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी स्टेशनड इन यूरोप. तो कहने की बात होती है कि वो लोग प्लान कर रहे, श्योर प्लान कर सकते. अगर ईरान के पास वो एबिलिटी नहीं है तो 4000 किलोमीटर का ये आज का जो डियोगो गार्सिया का अटैक देखा है, इट्स नॉट द क्वेश्चन वेदर इट वाज सक्सेसफुल और नॉट, बट उन्होंने करके तो दिखाया ना. उनके कंट्री अभी जैसे रिटेलिएशन करा है, उसके लिए ना जीत के भी उनका जीत हो चुका है, ना हार के भी उनका जीत हो मतलब चुका है. आप ये कह रहे हैं कि वो हार के भी बाजीगर बन गए हैं. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. मैं एक रिएक्शन इसमें चाहूंगा पैनलिस्ट का, खास करके माथुर सर और तमाम पैनलिस्ट का, कि जो बात इंडिया के प्रोस्पेक्ट से पूर्णिमा जी कह रही हैं उस पर क्या टेक होना चाहिए सर? देखिए विवेक, मैं दो जगह पूर्णिमा जी से सहमत नहीं हूं. पहली बात तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की नहीं है. कोई भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय सामरिक और व्यापारिक मार्ग जिससे कम से कम 15 देशों की पूरी इकोनॉमी जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो किसी एक देश की बपौती नहीं हो सकती. वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं है, पहली बात. आप, और सिर्फ ईरान तो एक तरफ है, दूसरी तरफ बाकी गल्फ कंट्रीज भी हैं, ओमान भी है, वहां पर यूएई भी है. तो आप इस प्रकार से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी उनका नहीं है. मैं दूसरी बात ये बताता हूं कि भारत का जो रिएक्शन रहा है वो मेरे हिसाब से बहुत परिपक्व, बहुत तुला नपा तुला और बहुत बेहतरीन रिएक्शन रहा है, ये मेरा मानना है. मैं इस बात को 2-3 इस प्लेटफॉर्म्स पे जहां पूर्णिमा जी मौजूद थी पहले भी कह चुका हूं. और भारत किसी भी एक की साइड नहीं है, इसलिए वो किसी की साइड नहीं ले रहे हैं. भारत का एक, मैं आपको बताता हूं, भारत एकमात्र विवेक ऐसा देश है जो इस संपूर्ण संघर्ष के दौरान जो सबके साथ बातचीत कर पा रहा है. ईरान के साथ भी हमारे बातचीत के रास्ते कई देशों ने, एक सेकंड और, और 12 देशों से संवाद कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, जिसमें कि पजेश्कियन से 2 बार बात करना शामिल है, मलेशिया से बात करी, जॉर्डन से, बहरीन से, कतर से, यूएस से, पूरे मिडिल ईस्ट के संपर्क में. बिल्कुल सही बात है सर. मैं कैप्टन श्याम का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर जल्दी से, इंडिया वाले पॉइंट ऑफ व्यू से. जी कैप्टन. देखिए जी, ईरान गलत है या अमेरिका गलत है, ये बात चलती रहेगी. फिलहाल इतना कह दूं कि बहरीन जब यूनाइटेड नेशन गया तो भारत ने समर्थन किया कि ईरान बेतरतीब अटैक ना करे. दूसरी बात, जब यूनाइटेड नेशन में बात गई है तो प्रधानमंत्री ने फिर से बात किया ईरान से और उनको कहा आप डाइवर्जनरी अटैक्स ना करें, ऑयल्स को ना मारे, एनर्जी को ना मारे. लड़ाई दोनों में हो रही है, ये तो कोई कुछ नहीं कर सकता. तो पेस्कियान को लगातार वो समझाते रहे, एम्बेसी में जाके साइन भी किया, खामनेई के कंडोलेंस भी दिया हमने. जहां तक बात करें, भारत मैच्योर डेमोक्रेसी है, हमारा चावार पोर्ट वहां पे लगा हुआ है, हमारी पैनी नजर है उस पर, हमारे शिप्स वहां घूम रहे हैं. बहुत हिसाब से सब कुछ करना है और हम कर रहे हैं. हर जगह बोलने की जरूरत नहीं, और जितनी जरूरत हो वहां पे बोलना, उतना एक्शन लिया जा रहा है. जी, लेकिन एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो है वर्ल्ड के लिए. अब इससे वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी बाहर आना होगा. 10 सेकंड में एक रिएक्शन में इस पे यूके देवनाथ सर का भी चाहूंगा. विवेक, भारत के रिश्ते ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और भारत के रिश्ते इजराइल के साथ बहुत मजबूत हैं और भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत बढ़िया हैं. हम इसको बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, डिसबैलेंस नहीं करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम को बना के रखना चाहेंगे. जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए. पूर्णिमा जी बहुत शुक्रिया, यूके देवनाथ सर बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए. डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है. इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार.